हे एवरीबॉडी, आई एम आयुष, यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जो आपने थंबनेल में देखा कि व्हाट टाइम टेबल आई फॉलो इन माय सीए फाउंडेशन एग्जाम्स एंड व्हाट स्ट्रेटजी आई मेक या फिर आई फॉलो इन माय रिवीजन प्लान। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्टली पहले हम टाइम टेबल के ऊपर बात करेंगे एंड दूसरा पार्ट जो वीडियो का होगा वो होगा कि स्ट्रेटजी क्या थी रिवीजन के लिए, जो भी स्ट्रेटजी थी। या मतलब अभी स्ट्रेटजी रिवीजन के लिए तुमको अभी से बनानी पड़ती है, तो वो शुरुआत से और क्या स्ट्रेटजी रही जिससे रिवीजन्स में इफ़ेक्टिवनेस आई, तो वो चीज़ की बात होगी। तो सबसे पहले व्हाट टाइम टेबल आई फॉलो। तो जब वो मतलब फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स चालू हुए थे तो सबसे पहले मैंने एक टाइम टेबल टाइप का थोड़े दिनों बाद एक बनाया था। तो फिर टाइम टेबल बनाया था, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये टाइम टेबल मैंने बनाया था। देन इस टाइम टेबल बनाने के बाद इसको मतलब बहुत दिन फॉलो करा। जैसे कि इसमें आपका मतलब लेक्चर्स हैं तो लेक्चर्स कंप्लीट करे एंड देन उसको रिवाइज करा, ऐसे ऐसे करके डेली डेली चीज़ें करी। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम कर रहे होते हैं कोई चीज़ तो फिर उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है किसी चीज़ को करने में, क्योंकि कोई टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल होता है या फिर कुछ मतलब क्रूशियल टॉपिक हो गया तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना होता है। देन वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ से टाइम टेबल जो तुम्हारा होता है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो वो एक टाइम आता है कि वो जो हमने टाइम टेबल जो बनाया था ना टाइम वाइज कि इतने आर ये पढ़ना है, इतने आर ये पढ़ना है, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा डिले में चलने लगता है या फिर लैग होने लगता है टाइम टेबल। तो वो प्रॉब्लम फेस होती है, सबको होती है। तो फिर बस इसी वजह से फिर वो टाइम टेबल मैंने क्या करा, फिर वो टाइम टेबल को मैंने फॉलो नहीं करा। देन टाइम टेबल ना फॉलो करके फिर मैंने एक चीज़ करी कि स्टिकी नोट लिया, स्टिकी नोट पे जो डेली वाइज मतलब आज का टारगेट डे का फिर मैं उस टाइप से लिखने लगा। मतलब कि अगर आज मुझे अकाउंट्स में कंसाइनमेंट कंप्लीट करना है, देन मैंने क्या करा, उस पर लिखा कि कंसाइनमेंट के आज इतने इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। देन उनको कंप्लीट करा। तो उससे क्या होता है, वो फिर तुम्हारा टाइम स्लॉट नहीं बनता है कि तुम्हें 2 से 5 पढ़ना है, तुमको जब भी पढ़ना है तब पढ़ो, बट वो टारगेट कंप्लीट करो। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उससे जब तुम अपने आप को टारगेट्स बनाते हो, अपने आप को टारगेट्स देते हो, देन वो चीज़ कंप्लीट करके रहते हो। क्योंकि मतलब मेरे अंदर एक बात है, अगर मैं मतलब कोई टारगेट बनाता हूँ तो फिर वो कंप्लीट करने में एकदम जान लगा देते हैं, तो फिर वो कंप्लीट होता है। अगर तुम्हारा वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, देन हम लोग क्या मतलब मैं क्या करता था पर्सनली, जैसे मैंने टारगेट बनाया था कि आज ये करना है और कल ये करना है, तो आज जो कंप्लीट नहीं हुआ या फिर जो भी उसमें कुछ लैग आए, तो उसको मैंने क्या करा, जो संडे होता है मतलब अपना वीकेंड होता है, उस दिन पे मैं करता था उस चीज़ को। क्योंकि मतलब 6 दिन मंडे टू सैटरडे तुम क्या कहते हैं अपना जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करो। टाइम टेबल का मतलब है जो हम स्टिकी नोट पे लिखते हैं टारगेट्स अपने, उनको फॉलो करो। एंड देन जब संडे होता है तो जितने भी तुम्हारे टारगेट्स लैग हुए हैं या फिर जितने भी उनमें नहीं हो पाए, उनको अपने उसी वीक के संडे को कंप्लीट कैसे करो, क्योंकि वो नहीं करोगे फिर वो लैग बढ़ता चला जाएगा। अभी मतलब डे के टारगेट कंप्लीट करो एंड एक वीकली टारगेट बनाओ, तो वीक एंड तक तुम्हारा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे करके टारगेट्स बनाओ। तो अगर तुम्हारा कोई टारगेट रह गया है तो वीक के एंड पे कंप्लीट करो, मतलब संडे को कंप्लीट करो। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना बहुत ज़रूरी है अगर रहता है तुम्हारा तो। और नहीं रहता है तो फिर वीक मतलब जो वीकेंड होता है उसको थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा और रिवाइज कर लो एंड थोड़ा एंजॉय कर लो। तो मतलब वो चीज़ रहती है, मतलब हर दिन पढ़ना नहीं, इतने दिन पढ़ो मंडे टू सैटरडे एंड देन वीकेंड को थोड़ा सा एंजॉय करो। तो वो चीज़ करो। अगर टारगेट नहीं कंप्लीट हुए देन टारगेट को कंप्लीट करो, तो एंजॉय नहीं करना है। तो इस टाइप से अपन को मतलब टाइम टेबल फॉलो करना होता है। और टाइम टेबल को 2 तरीके होते हैं बनाने के। कैसे बनाता था मैं, सबसे पहले तो जो मेरा डेली टाइम टेबल मतलब कि आज ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, कि अकाउंट्स में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, लॉ में क्या कहते हैं यूनिट 4 करना है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और फिर तीसरी चीज़ मैथ्स में इतने इतने क्वेश्चंस करने हैं इस एक्सरसाइज के, एंड फिर इकोनॉमिक्स में ये इतना पोर्शन पढ़ना है और इतना पोर्शन समझना है। तो ये चीज़ करी। देन इसको क्या करा, देन उसको कंप्लीट करा, मतलब उसको कंप्लीट करा एंड देन पूरा वीक का टारगेट बनाया कि वीक में ये चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए और इतने यूनिट लॉ में कंप्लीट होने चाहिए, इतना इसमें कंप्लीट होने चाहिए। तो ऐसे करके पूरे वीक के टारगेट बनाए एंड देन
उन डे के टारगेट को ऐसे बांटा कि वीक का टारगेट पूरा हो जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक वीक का टारगेट बनाओ जिससे कि तुम एनालाइज कर पाओ कि तुम एग्ज़ाम से कितने दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम यही एनालाइज नहीं कर पाओगे कि एग्ज़ाम से कितने दिन पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर तुम कभी लास्ट तक कर पाओगे, कभी ऐसा कर पाओगे। तो सिस्टम से चलो एकदम से, मतलब हर डे इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम्हारे लिए, कि हर डे तुम्हारा काम करना बल्थ होना चाहिए, कि तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कि आज अगर मैंने पढ़ा तो मुझे वहाँ पे लैग नहीं होगा, वहाँ पे आराम से सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा। तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सिस्टमेटिक वे में तुम चलते जाओ। सबसे पहले वीकली टारगेट्स बनाओ सिलेबस को कंप्लीट करने में, फिर देखो कितने वीक में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर उन्हीं वीक को तुम डे में बांटो, फिर उन्हीं वीक को हर डे में बांटो कि पहले डे में इतना करेंगे, दूसरे डे पे इतना करना है, तीसरे डे पे इतना करना है, चौथे डे पे इतना करना है। देन वो हर वीक का टारगेट बनाते चलो। जैसे वीक का चालू हो, जैसे मंडे चालू हो, उसी दिन टारगेट बना लो इस वीक के इतना कंप्लीट करना है, एंड देन कंप्लीट करो। तो ये था टाइम टेबल, कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करते हैं। अब चलते हैं कि स्ट्रेटेजी, रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रिवीजन को कैसे करना चाहिए। तो रिवीजन को करने के लिए बहुत ही मतलब कुछ खास ऐसा नहीं। रिवीजन को करने के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी करी थी, मतलब वो थोड़ी सी यूनिक लगेगी आपको, अगर मतलब आपने ना देखी होगी तो। और तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर रही होगी कुछ स्लाइड्स, तो उस टाइप से मैंने बनाई थी। क्योंकि अभी मैं जब मतलब फाउंडेशन के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो बहुत सारे मेरे पास पेपर्स वगैरह रह गए थे जो मतलब मैंने बनाए थे, तो मेरे पास रखे हैं। तो जितने भी हैं तो वो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये सारे पेपर्स जो मैंने बनाए थे, तो सबसे पहले आपको अकाउंट्स का दिख रहा होगा। तो अकाउंट्स में सबसे पहले क्या फॉलो करा था, तो सबसे पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स में मैंने क्या करा था, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस होते हैं अकाउंट्स में चैप्टर वाइज, तुमको हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, तुम कितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने क्या करा था, सबसे पहले जितने भी मतलब 20 चैप्टर्स कुछ बने थे, मतलब हर चैप्टर के टुकड़ों में बांट लिया था। जैसे डिबेंचर शेयर अलग अलग माना था, और ऐसे करके मतलब बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिसमें एक चैप्टर के 2-2 चैप्टर्स होते हैं, बट मॉड्यूल में वो एक ही चैप्टर है। तो ऐसे करके मैंने अलग अलग चैप्टर्स बांटे थे। तो फिर ऐसे करके 20 चैप्टर्स हो गए थे। एंड देन 20 चैप्टर्स को क्या करना था, रिवीजन 1, तो मैं आपको दिख रहा होगा R1, R2 एंड R3। तो रिवीजन 1, रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3। एंड साइड में एक और पॉइंट है स्पेशल पॉइंट करके, तो स्पेशल पॉइंट करके भी एक पॉइंट है। तो इसे कैसे करना था, इसको मैंने रिवीजन 1 का मतलब पहला रिवीजन कंप्लीट करो, रिवीजन 2 का मतलब दूसरा रिवीजन कंप्लीट करो, एंड तीसरे रिवीजन का मतलब 3 रिवीजन कंप्लीट करो। एंड देन तुम श्योर हो कि तुम बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। क्योंकि अगर तुम 3 रिवीजन कर लेते हो तो फिर मतलब फेल तो कैसे भी नहीं हो सकते हो। फेल का मतलब 60 से तो नीचे बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो मतलब ये चीज़ श्योर हो जाती है। और ये चीज़ कम करी थी। उसके बाद जो स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट का कॉलम जो बनाया था वो इस काम के लिए था कि जैसे हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर जो मतलब क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो उनको हमको लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से क्वेश्चन ट्रिकी हैं, कौन सा क्या है। तो उस क्वेश्चन को लिखने के लिए वो चीज़ बनाई थी जिससे कि हर क्वेश्चन को हम अपने उसमें मतलब स्पेशल पॉइंट वाले कॉलम में लिख पाएँ। बट मेरा स्पेशल पॉइंट वाला कॉलम छोटा बन गया था, तो मैंने क्या करा था, अलग कॉपी पे हर चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, और वो बहुत हेल्प करे थे लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम में। क्योंकि जब तुम वन डे बिफोर पढ़ते हो तो कुछ क्वेश्चंस को जब तुम मार्क कर लेते हो, दैन वो इतने हेल्प करते हैं लास्ट टाइम पे। क्योंकि अपन अगर बुक पूरी खोल के बैठ गए लास्ट दिन अगर अकाउंट्स की, तो फिर अकाउंट्स में तुम्हें क्वेश्चन दिखेंगे कि ये भी क्वेश्चन, तो कभी नहीं कर पाओगे रिवीजन। अगर ऐसे करके क्वेश्चंस हर चैप्टर में 2-2, 3-3, 4-5 क्वेश्चंस, जैसा भी चैप्टर हो, कुछ चैप्टर इजी होते हैं तो उसमें एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही ट्रिकी होते हैं, कुछ चैप्टर्स हार्ड होते हैं तो उसमें थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे करके हर चैप्टर के क्वेश्चंस बनाओ जो ट्रिकी लग रहे हैं तुमको, हार्ड लग रहे हैं, या फिर जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट, जब मतलब अपने आप फील हो जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर ये मुझे नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है, तो उसको तुम लिख के रखो कि लास्ट दिन तो उसको ज़रूर रिवाइज़ करना है। तो स्पेशल पॉइंट इसलिए कि लास्ट दिन के लिए वो क्वेश्चंस जिस दिन से पढ़ना चालू कर रहे हो उसी दिन से तुम्हें वो बनाना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, और ये चीज़ बाद में समझ में आती है जब तुम्हारे पास लास्ट दिन रह जाता है एग्ज़ाम से पहले, जब तुम्हें पढ़ना होता है सारे के सारे चीज़ें, तो उस टाइम पे बहुत हेल्प करता है। एंड रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, ये रिविजन्स अपन एग्ज़ाम से पहले जितने भी करने होते हैं वो करते हैं अगर कर पाते हैं। बट मैं नहीं कर पाया था थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ मैं थोड़ा सा लेट बना पाया था, ये मतलब शेड्यूल वाला ना,
ये शेड्यूल थोड़ा मैंने लेट बनाया था कि रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, तो इसलिए तीनों रिवीजन नहीं कर पाया था। बट जो स्पेशल पॉइंट्स वाली चीज़ें थी वो मैंने ज़रूर से कर ली थी, क्योंकि वो मुझे मतलब पहले से ही पता था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको लिख रहा था, तो वो चीज़ मैंने पहले से ही कर ली थी। तो ऐसे करके अकाउंट्स का रिवीजन हो जाता है, और बहुत अकाउंट्स कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, फाउंडेशन का ईजी अकाउंट्स है। एंड देन बात होती है लॉ की। लॉ थोड़ा सा मतलब अब जब भी हम लोग फाउंडेशन में आते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए नया सब्जेक्ट होता है कि कैसे उसको करना होता है, कैसे नहीं करना होता। तो अकाउंट लॉ में थोड़े से बच्चों के नंबर भी कम आते हैं, मार्क्स भी कम आते हैं। तो लॉ में 2 पार्ट हैं, लॉ एंड BCR। तो उन दोनों को, तो BCR पे थोड़ा सा मैंने मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था BCR पे, बट लॉ पे थोड़ा ध्यान दिया था। तो लॉ को क्या करता था, लॉ को पहले जब एक बार किसी भी टीचर से आप देख रहे हैं तो उन टीचर से आप देखिए, दैन उसको समझिए, एंड उसको फिर आप खुद रीड करिए। जब तक आप खुद रीड नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। तो खुद रीड करिए, खुद उसके जो प्रोविजंस हैं उनको रीड करिए, वो क्या क्या कह रहे हैं। और जो उनके केस लॉज होते हैं उनको भी बहुत पढ़िए ध्यान से, क्योंकि उससे क्या होता है, हमको केस लॉज पढ़ने से थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि ये प्रोविज़न क्या कहना चाह रहा है। तो केस लॉज बहुत हेल्प कर जाते हैं प्रोविज़न को समझने के लिए। तो ऐसे करके प्रोविज़न समझ में आ जाता है, केस लॉज होते हैं उनके, वो समझ में आ जाते हैं। तो वो चीज़ें आप लर्न करिए ऐसे करके। और बिल्कुल एग्जैक्ट A to Z पॉइंट तो पूरा लॉ तो कोई लर्न नहीं कर सकता है, मतलब एक पॉइंट हर पूरा लॉ का। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको लर्न करके जाइए, उनके की पॉइंट्स लर्न करके जाइए और अच्छे से प्रेजेंट करिए। मेन चीज़ होती है प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो आपको लर्निंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी लॉ में। लर्निंग करने के बाद आपको प्रोविजंस बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड आधे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो आपके मतलब केस स्टडी बेस्ड होते हैं कि आपको केस समझना है, दैन उसके फिर चीज़ें बना के लिखनी है कि क्या मतलब होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लास्ट ईयर के पेपर्स RTPs एंड MTPs के क्वेश्चंस को देखिए। मतलब उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस ऐसे करके आ रहा है एंड ऐसे करके आंसर्स करना है। तो रिवीजन टाइम में लॉ में ये चीज़ बहुत करना ज़रूरी है कि आप जो MTPs RTPs के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको एक बार आंखों के सामने से निकालना है। निकालना भी नहीं है, आपको कुछ क्वेश्चंस हैंड प्रैक्टिस भी करनी है कि आपको लिख के देखने हैं कि क्वेश्चंस आपसे कैसे बन रहे हैं, आप किस तरह से लिख पा रहे हैं। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, देखने हैं। तो वो चीज़ रियली हेल्प करती है एग्ज़ाम्स में, मतलब आप फिर आराम से कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप लॉ करिए। एंड BCR का जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है उसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, क्योंकि उसमें से मतलब वैसा पॉइंट आता है। एंड देन BCR अब आप मतलब उसमें आर्टिकल और ये सब चीज़ें लिखने को आती हैं, मेमो वगैरह, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। वो चीज़ मतलब ऐसे करके मैंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं था, बट वो लास्ट टाइम पे थोड़ा सा उस पर ध्यान दे पाया था मैं, मतलब BCR पे इतना ध्यान नहीं दे पाया था मैं। तो अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स स्टेट्स एंड LR कैसे करा था। तो मैथ स्टेट एंड LR का अगर मैं स्ट्रेटजी बताऊं, तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो अभी, तो सबसे पहले LR से शुरुआत करना। LR सबसे पहले कंप्लीट करना, क्योंकि जब आप LR कंप्लीट कर लेते हो ना, चाहे आपने मतलब कितना भी कैसे भी कराओ, बट आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि 20 मार्क्स अपन ने पक्के कर लिए हैं, क्योंकि LR से 20 मार्क का आता है। देन फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठा के चालू करिए। जैसे कि सबसे पहले आपने LR करा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाइए, जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन वाला और सेंट्रल टेंडेंसी वाला, देन फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला। इस टाइप के आप मतलब आप अगर लाइन से ना चल के अगर ये वाले चैप्टर्स उठाते हैं ना, तो आपको अच्छे मतलब इससे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम शुरुआत में ही कंप्लीट हो जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ कंप्लीट इतना हो गया, इतने मार्क्स कंप्लीट हो गया है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि इतना अपन ने कंप्लीट कर लिया। देन फिर आप और सब चैप्टर्स धीमे धीमे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस पहले से ही बन जाता है। बट आप कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं मतलब जो वैसे वाले चैप्टर्स, जो कम मार्क्स वाले चैप्टर हैं उनको लेते हैं। देन उनका थोड़ा सा 2-3 महीने बीत जाते हैं, तो वो मतलब मैक्सिमम अगर स्कोर अपना देखते हैं कि कितने मार्क का हमने कवर कर लिया है वेटेज, तो उनका कम रहता है। बट अगर आप थोड़े से मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर से पढ़ना चालू करेंगे शुरुआत से, देन वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो वो चीज़ मतलब पर्सनली मैंने देखा, उनसे कॉन्फिडेंस आता है ऐसे चैप्टर करने से, जो इजी भी चैप्टर्स हैं और कॉन्फिडेंस भी देते हैं। जैसे कि हो गया रेशियो वाला, रेशियो प्रपोर्शन एंड लॉग्स वाला, और दूसरा हो गया हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला। इजी चैप्टर है, अच्छा स्कोर करा देता है। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इजी चैप्टर है, अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चैप्टर्स, इंडेक्स नंबर, तो ये सब चैप्टर्स हैं
इजी चैप्टर्स हैं एंड अच्छा स्कोर करा देते हैं। तो इस टाइप से मैंने मैथ्स में पहले ये चैप्टर करे थे एंड उसके बाद और अदर देन मतलब जितने भी बच जाते चैप्टर वो करे थे। मैथ की अगर दूसरी चीज़ बात करी जाए तो मैथ में क्या करा था, मैथ में हम मतलब उसमें भी ऐसा ही जो अकाउंट्स का बनाया था वैसे ही एक शेड्यूल बनाया था कि इतने इतने चैप्टर्स हैं, इनको इतने इतने टाइम में कंप्लीट करना, मतलब इतने रिविजन्स कंप्लीट करने हैं और उसके स्पेशल पॉइंट्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिखने हैं। तो जो स्पेशल क्वेश्चंस थे वो मैंने बुक में ही स्टार मार्क कर लिए थे। तो आप मतलब मैथ्स का तो कर सकते हैं, हम स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि वो लाइन से ही क्वेश्चन सारे होते हैं, तो उनको स्टार मार्क कर लेते हैं पेन या पेंसिल से किसी से भी। तो फिर वो क्या होता है लास्ट टाइम पे वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन सारे के सारे देख के चले जाए, मतलब आप चले जाएँ जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या फिर जो कुछ उनमें नया कॉन्सेप्ट लग रहा है या फिर कुछ हार्ड है, तो उन क्वेश्चंस को एक बार स्टार मार्क कर जाओ और चले जाओ। और दूसरी चीज़ मैथ में क्या होता है, जो मैथ्स में जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं वो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चंस से कुछ आता है मतलब उतना खास आता नहीं है। अगर आप एक्सरसाइजेज जो हैं वो ही करके चले जाते हैं मैथ में, उसी से सारा का कुछ बन जाता है। अगर एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल करते हैं, तो उससे ही सारा का सारा बन जाता है। तो मैथ ऐसे करके आराम से कंप्लीट हो जाता है। एंड देन इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स मतलब कुछ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। बिकॉज इकोनॉमिक्स में अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए अच्छे से, देन आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जिस टाइम पे मेरा पेपर था, मैंने उस टाइम का पेपर देखा था, तो इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही ईजी था, मतलब बहुत ईजी। अगर आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो पेपर मतलब 1 आवर पहले कुछ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर ही कंप्लीट कर लिया था। मतलब आपका आधे समय में ही पेपर कंप्लीट हो जाता है अगर आप इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं पेपर। इतना मतलब कुछ ट्रिकी पेपर आता नहीं है, क्योंकि उसमें आपको केवल देखना होता है एंड लगाना होता है, आंसर देखना होता है एंड लगाना होता है, तो वो आपका मतलब आधे ही समय में पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही ईजी होता है, मतलब होता नहीं है बट मेरे अटैम्प्ट का तो ईजी आया था। और मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे पुराने एमटीपीस वगैरह के, वो भी ईजी एमटीपीस थे, इतने ट्रिकी नहीं थे। तो फिर इकोनॉमिक्स का हो जाता है। एंड देन इकोनॉमिक्स में एक चीज़ करना, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले चैप्टर कौन से उठाना है। सबसे पहले चैप्टर जैसे कि आप डिमांड सप्लाई वाला उठा रहे हो, मतलब अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स का केवल डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर वो ही थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। एंड बकाया के सारे चैप्टर्स ईजी है, क्योंकि आप अगर पहला वाला इंट्रोडक्शन वाला ले लीजिए वो भी ईजी है। फिर तीसरा चैप्टर हमारा जो कॉस्ट प्रोडक्शन वाला है वो भी ईजी है। मार्केट वाला चैप्टर भी ईजी है एंड बिजनेस साइकिल भी ईजी है। बस जो हमारा बच जाता है डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी चला जाता है बच्चों को, बट वो भी अगर आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो वो भी आपको आ जाएगा इजीली। एंड बीसीके में क्या होता है, बीसीके की मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। बीसीके में जो हमारा 3rd चैप्टर है कंपनीज़ वाला, मतलब जिसमें कंपनीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, उसके लिए आप क्या करिए, उसके लिए आप स्टूडेंट जर्नल जो आती है ना वो देख के जाइए लास्ट टाइम पे। तो मतलब स्टूडेंट जर्नल में लास्ट टाइम पे आती है, मतलब जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी उसके मतलब अपडेट्स आते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर्ब्स वगैरह के अपडेट्स आते हैं, तो ये सब चीज़ों के अपडेट्स आते हैं, तो वो आप अपडेटेड वाली देख के जाइए, तो उससे आपको हेल्प मिलेंगी। एंड देन उसको पढ़ के जाएंगे तो उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि वो कंपनीज सारी कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है, मतलब पढ़ सकता है बट मैं पर्सनली नहीं पढ़ सकता हूँ, मतलब इतनी सारी कंपनीज़ के बारे में। और उसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट सिलेबस कंप्लीट करना है। 2-4 मार्क्स के लिए आप केवल कंपनीज ही पढ़ते जा रहे हैं बहुत दिनों तक, तो वो चीज़ बर्थ नहीं लगती मेरे को। तो इसीलिए स्टूडेंट जर्नल लास्ट टाइम पे देख के जाइए, बर्थ है वो, मतलब स्टूडेंट जर्नल लिख के जाना। तो यही स्ट्रेटेजी चारों सब्जेक्ट की थी एंड यही टाइम टेबल फॉलो करा था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एंड देन कुछ और चीज़ें लेके आऊँगा, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ मैंडेटरी है बच्चों, मतलब फाउंडेशन के लिए ये नहीं, और भी ऐसी बहुत सारे कंटेंट्स जो मतलब मुझे डाउट लगे थे उस टाइम पे, बट यूट्यूब पे वो कंटेंट थे नहीं। तो ऐसे करके कंटेंट्स लेके आऊँगा, आपको हेल्प हो उस कंटेंट से, और मतलब आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो आपको अच्छा स्कोर हो पाए आपको, क्योंकि ये चीज़ मतलब बहुत हेल्प कर सके आपको, मतलब जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं पर्सनल ओपिनियन से चीज़ें जो भी बताऊँगा वो पर्सनल ओपिनियन जो भी मैंने रियलाइज़ करा है, जो भी मैंने गलतियाँ करी हैं अपने एग्ज़ाम्स में, एंड जो भी कुछ अच्छी चीज़ें करी हैं वो दोनों चीज़ें आपको शेयर करूँगा। तो अपने दोस्तों के साथ सी फाउंडेशन जो भी दे रहे हो या फिर जो भी मतलब इसी फील्ड में आना चाह रहे हो तो उनको शेयर कीजिए। एंड और कुछ नया आप मतलब कुछ डाउट वगैरह है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। यानी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।